तो जो फर्स्ट चीज़ आती है, आप देखोगे जो आइकन्स हैं, अभी तक तो हमने आइकन से बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप देखोगे जो आइकन्स हैं ये भी तो बहुत तरीके से लग रहे हैं हमने पोस्ट डिज़ाइन के अंदर। जो आप ये डिज़ाइन देखोगे आपको लगेगा कि इसके अंदर तो आइकन बॉर्डर लगा हुआ है। अब इसको देखोगे आप, इसका बॉर्डर थोड़ा सा बड़ा है, बोल्ड है। अब इसको देखोगे, इसका तो कोई आइकन है इसमें लेकिन फिल हो रखा है। अब ये जिस आइकन को देखो आपको पता चलेगा कि यार इसमें तो सिर्फ कलर फिल हुआ है, बॉर्डर नहीं लगा हुआ। इसको देखोगे इसमें कलर और बॉर्डर दोनों लगे हुए हैं। तो अलग अलग से होते हैं, ये कैटेगराइज होते हैं। कुछ ये देखोगे आइकन इसमें लगेगा हैंडमेड है, ये लगेगा आपको कंप्यूटराइज है, ये लगेगा आपको 3D है जिसमें शेडो दे रखे हैं। तो ऐसे आइकन्स बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे नहीं होता कि आप लोग ये आइकन एक ये वाला लगा दोगे, दूसरे वाला ये वाला लगा दो, तीसरा ये वाला लगा दोगे, चौथा ये लगा दो, तो वो डिज़ाइन आपका नहीं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होने के लिए हमें ये कैटेगराइज डिज़ाइन करनी होती है कि सब में एक जैसी ही चीज़ हो, तो कि लोग दूरों से ब्रांड की वैल्यू, ब्रांड बनते कैसे ना, इसी से तो बनते हैं कि यार ये डिज़ाइन जो जे वाली कंपनी है ना, इसकी ऐसे ये फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं जो फ़ॉन्ट ही सिग्निफिकेंट हो जाता है उनका। आइकन से ऐसे यूज़ करते हैं, जैसे आइकन यूज़ करोगे तो वही उनके होंगे हमेशा के लिए है। तो ऐसी सब चीज़ें बनती है इन लोगों की, इस चीज़ों के अंदर। तो अभी जो पटाखे बजने लगे मैं फिर से पॉज कर देता हूँ। तो आप देखो, तो ऐसा नहीं बात बनेगा, आपको सब एक ही ब्रांड बनते कहते हैं, उसमें सेम चीज़ें होती हैं। मतलब आप लोग उसमें सेम फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं, सेम कलर यूज़ करते हैं, तो हौली हौली लोगों के अंदर आ जाता है। कई बार मैं सुनता भी हूँ यार देखो ये वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट खुला है, अच्छा तो कैसा, हाँ वो जो ब्लू कलर सा बोर्ड लगाते हैं, हाँ समझ रही हो ना। जब नाम भी किसी से पढ़ा नहीं ना जाता तो उसके आइकन्स बोलते हैं, उनका कलर बोलता है, उनकी टाइपोग्राफी बोलती है। तो ये सब चीज़ें ब्रांड बिल्ड करने के अंदर बहुत काम आती है, तो इसीलिए ग्राफिक्स यूज़ करते हैं। तो सेकंड चीज़ जो इसके बाद जब देखोगे वो होती है इमेजेस। तो सबसे बड़ी चीज़ आती है ना, जो भी आप डिज़ाइन बनाते हो इमेजेस आती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले इमेजेस देखते हैं फिर आपको रीड करना शुरू करते हैं, वो भी अच्छा लिखा हो तो इमेजेस हमें बहुत अच्छे से स्मार्टली यूज़ करनी होती हैं। जो हम दिखाना चाहते हैं वैसा ही फूड होना चाहिए। आप बर्गर बेच रहे हो और फोटो आप लगा दो पिज़्ज़ा की, तो नहीं बात बनेगी। आप बोलोगे कि बर्गर 35 रुपये, तो वहाँ पे पिज़्ज़ा की फ़ोटो लगा दोगे और लोग बर्गर नहीं पड़े तो 35 रुपये में पिज़्ज़ा ढूंढने आएंगे, और नहीं दोगे तो वो गाना निकालेंगे, यार बाहर तो आपने बर्गर 35 रुपये बोला है। कहते नहीं यार लिखा तो बर्गर है ना, फोटो तो पिज़्ज़ा की, कहते पिज़्ज़ा तो आपने 35 रुपये बोला है। अरे यार उनको पढ़ना नहीं आता था। तो फोटो को स्मार्टली यूज़ करना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। जो फोटो यूज़ लगानी होती है वो कैसे लगाएं कि लोगों को ट्रिक करें। और कई बार तो फ़ोटोज़ बाई करनी पड़ती हैं, बहुत सारा ब्रांड फ़ोटो बाई करते हैं, एक फ़ोटो 3-3, 2-2 हज़ार की, लाखों तक होती हैं। क्यों? क्योंकि वो ब्रांड पे जब फ़ोटो लग जाती है ना तो वो उन्हीं की हो जाती हैं, और जब भी वो फ़ोटो उनको देखेंगे तो आप उनको लगेगा कि यार ये तो उन्हीं का ब्रांड है, क्योंकि वहाँ पे फ़ोटो वो लगी है। इसीलिए लोग खुद की फ़ोटो लगाते हैं या फिर वही फ़ोटो लगाते हैं जो उनकी खुद खींची होती हैं, जब वैसी किसी कोई और ना यूज़ करे। तो ये अगर वो इतना ज़्यादा महंगे नहीं हैं ब्रांड, तो इंटरनेट से उठा के फ़ोटो लगा देते हैं। पर वहाँ पे भी आपको वो देखना पड़ता है कि इंटरनेट से जब फ़ोटो उठा के लगाओ तो उसका बहुत 4K रेजोल्यूशन भी आपको फ़ोटो वो मिले। कई बार हम फ़ोटो लगाने में कंजूसी कर लेते हैं तो बनता है, लेकिन आप रेजोल्यूशन में भी कंजूसी करोगे तो फिर तो पंगा ही है, आपका डिज़ाइन इतना अच्छा नहीं बनेगा। अगर उसका प्रिंट आउट निकालना है फिर तो गया, अगर ऑनलाइन लगाना है तो थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन ब्लरी फ़ोटो होगी तो आपके डिज़ाइन में इम्पैक्ट डलेगा। तो फ़ोटो तो आपको लगानी है ना वो एचडी लगानी है, तो उसके लिए कहाँ से लें, और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। ये मैं एक साइड पे दिखा रहा हूँ आपकी कौन कौन सी वेबसाइट हैं, जो आपको वहाँ से उठा सकते हो फ़ोटो, और नहीं तो आपको जहाँ से पेड फ़ोटो मिलेगी वहाँ पे लगा लो। तो डिपेंड करता है कि आपने कौन कौन सी फ़ोटो कहाँ पे लगानी है, तो कौन कितना चार्जेस पे कर। देखो एक डिज़ाइन बनाने में कहते हैं 10 लाख का ये डिज़ाइन बना, उसके अंदर 6 लाख की तो फ़ोटो लगी हैं। तो ऑब्वियसली है, समझ रहे हो मेरी बात। कहते इस डिज़ाइन को बनाने का 30-40 हज़ार का ये डिज़ाइन है, तो उसके अंदर 30 हज़ार की तो फ़ोटो लगी हैं, 10 हज़ार बनाने वाले लिए हैं। तो इस तरीके से ना डिज़ाइन की कॉस्ट वो बढ़ जाती है। तो डिपेंड करता है आप कैसे हो। और कई बार तो हमें इलस्ट्रेशंस बनानी होती है, खुद से बनानी होती हैं, तो वो भी देखा जाता है कि इलस्ट्रेशन बनाएं लगाएं, है ना। तो इलस्ट्रेशन जब अच्छे से लगाते हो, आप बनाते हो खुद से, तो उसकी अलग से कॉस्ट हो जाती है। तो इलस्ट्रेशन बनाने के लिए भी बहुत सारे रूल्स और होते हैं चीज़ें कि कैसा इलस्ट्रेशन कैसी बननी चाहिए, कौन से कलर्स होने चाहिए, कैसा वो दिखना चाहिए, फेस वैल्यू कैसी होनी चाहिए, उसका फेस कैसा दिखना चाहिए। तो किसी अलग वीडियो में काम करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग बना रहे हैं बैनर्स डिजिटल के लिए, तो उसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें कैसी होगी, है ना।
तो वही चीज़ें हम समझेंगे। तो अभी तो हम लोगों ने समझ लिया कि फ़ोटो कैसी लगनी है, और अभी आता है उस पर कॉल टू एक्शन बटन का मीनिंग। अभी कॉल टू एक्शन क्या हुआ है ना, कॉल टू एक्शन होता है यार जब भी आप अपना बैनर बनाते हो, उस बैनर को देख के लोग करें क्या, देखे भाग तो नहीं जाएंगे, हमारी वेबसाइट पे आएंगे, वो बाय करेंगे, या कुछ खाएंगे, या पिएंगे, कुछ डिस्काउंट मिलेगा तो करें क्या, वो क्लिक करें या रेस्टोरेंट के अंदर है तो देखना पड़ेगा कहाँ पे लगा रहे हैं हम लोग अपना डिज़ाइन। तो उसके लिए हमें भी कॉल टू एक्शन बनाना पड़ता है। अब देखो कॉल टू एक्शन बटन ऐसा होना चाहिए वो इजीली रीडेबल हो और सामने दिख जाए, और क्रिएटिव भी होना चाहिए ताकि लोग उस पर क्लिक कर लें, ठीक है। तो कॉल टू एक्शन बटन पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत चीज़ समझनी पड़ती है, और कहाँ पे लगाएं, कैसे लगाएं, ये सब देखना पड़ता है। तो उसके लिए अलग अलग सी साइकोलॉजीज आती हैं, जैसे कि जेल शेप कि हम लोग लेफ्ट से राइट पर रीड करते हैं, तो ऐसे बॉटम में हमें लगाना पड़ता है, क्योंकि कहीं नहीं ऐसे टॉप में कहीं पे भी लगा दिया बटन, है ना, कहीं पे भी हमने फ़ोन नंबर दे दिया, ऐसे नहीं होता, उसको दिखाना पड़ता है जो सबसे मेन है। हम फॉलो लाइक करवाना चाहते हैं इस पेज से, या फिर हम इसको दिखाने के बाद अपने डिज़ाइन पे कुछ करना चाहते हैं, बाय कराना चाहते हैं, कुछ करना है, तो वो कॉल टू एक्शन बटन होता है। कॉल टू एक्शन मतलब कि इस बटन को देख के आपको एक्शन करना है, इसको दबाना है, और इस दबाने पे क्या होगा वो उसमें मेंशन होना चाहिए ईजिली। तो हमें वो कॉल टू एक्शन बटन पे थोड़ा काम करना पड़ता है, ऑब्वियसली थोड़ा बड़ा होना चाहिए, थोड़ा कलर स्कैन प्राइमरी कलर उसको दिया होना चाहिए, उसमें जो टेक्स्ट लिखा हो इजीली रीडेबल होना चाहिए, और भी बहुत कुछ, ठीक है। इन सब के बाद जो चीज़ें आती है वो होती है शेप्स, ठीक है। और शेप्स का तो भाई बहुत रोल है हमारे डिज़ाइन के अंदर, हर साल शेप्स का डिज़ाइन चेंज होता है। जब कहता है कि भैया न्यू पैटर्न आया है, न्यू डिज़ाइन आया है, तो ये डिज़ाइन आया है, वो उसमें तो होता है क्या, ज़्यादातर क्या होता है उसके अंदर शेप्स पे ही काम होते हैं। किसी शेप को बॉर्डर दे दिया जाएगा, किसी को शैडो दी जाएगी, है ना, तो अलग अलग से होते हैं। जैसे इस बार ये वाला फ़ॉन्ट आया, आज ये चीज़ चल रही थी लास्ट टाइम में, अपने क्रेडैप ने बहुत यूज़ किया इसको, तो शेप्स पे ही होता है सारा काम। तो शेप्स को समझना पड़ेगा, अलग अलग से उस पर लेक्चर्स लिखते हैं, थ्योरीज लिखती हैं, तो वो देखने के बाद हम अपने डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बनाते हैं जो बहुत ज़्यादा देखने में अच्छे होते हैं, ठीक है। तो शेप्स का अलग अलग रोल होता है, कभी फोटो के अंदर हम फोटो गोले के अंदर फोटो डाल देते हैं, कभी स्क्वायर के अंदर, कभी हाथ के अंदर, तो ये सब चीज़ें तो उसके अंदर सीखी जाएगी, जिसको हम मैनिपुलेशन प्लस शेप्स बोल देते हैं। तो ये चीज़ें हम इसके अंदर सीखेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ना, वो होती है आपकी बैकग्राउंड्स बनाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप किस तरीके की बैकग्राउंड चाहते हो, वो किस तरीके का हमारा प्रोडक्ट है तो कैसा उस पर बैकग्राउंड होनी चाहिए, वो चीज़ होती है। तो जैसे ये पैटर्न बेस है, और ये आइकन बेस है, ये कलर बेस है, ये ग्रेडियंट बेस है, और ऐसे ये तो सिंपल सी प्योर सी क्लीन बैकग्राउंड है। तो ऐसे ही कुछ बैकग्राउंड्स बनाए जाते हैं, कई बार हमें पेस्टी कम करनी पड़ती है, कलर देके उसकी भी पेस्टी डाउन करनी है, तो ऐसा बहुत कुछ होता है जिससे आप कुछ कर सकते हो। अब इसके बाद आता है हमारी फील। डिज़ाइन के अंदर फील भी तो आनी चाहिए। अगर हम लोग अपना मतलब फूड आइटम के लिए डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसी फील्स होनी चाहिए। देखो जी, इस पे कैसे स्पाइसी सा लग रहा है, देखने में लगता है यार बहुत कुछ टेस्टी सा बना होगा अंदर, है ना। तो इस डिज़ाइन को देख के आपको लगता है कि यार ये तो कुछ एजुकेशन के लिए, इससे पढ़ के तो मैं कुछ बड़ा बन सकता हूँ। तो इस तरीके से कलर पे कुछ पैटर्न, कुछ डिज़ाइन, कुछ स्पाइसी सा, जैसे जहाँ पे हमने थोड़ा सा धुआं दे रखा है, इसके अंदर थोड़ा सा हमने हैप्पीनेस दे रखी है, पेन पेंसिल दे रखी है ना, तो डिज़ाइनिंग को थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। तो फील आती है कि ये फील से ही समझ आता है कि बंदा इससे जे होने वाला है। पढ़ना भी ना हो ना तब भी पता चल जाए कि डिज़ाइन किसके रिलेटेड होगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये होता है टोटली ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर। अभी बहुत सारी स्किल्स होती हैं इसके अंदर यूज़ होना होता है। जैसे आपकी निश कौन सी है, आपको डिज़ाइंस बनाने हैं कह लो सैलून के लिए, लेकिन आप कभी जो लाइव में सैलून नहीं गए हो, बस बार बार शॉप पे बाल कटवा के आ जाते हो, आपको समझ नहीं आएगा वहाँ की कैसी फील होनी चाहिए। तो हमें समझना पड़ता है जो सैलून्स है ना, वो कौन से जो लोग जाते हैं, थोड़ा सा मिडिल क्लास से अप क्लास वाले जाते हैं, तो उनको कैसी चीज़ें पसंद होती है, उनको सिंप्लिसिटी कुछ ऐसी चीज़ें पसंद होगी। ब्रांड भी एप्पल जैसे रखते हैं ना वो, तो वैसे ही हमें उसको डिज़ाइन देना पड़ेगा प्रीमियम क्वालिटी का। हाँ, अगर ढाबे के लिए डिज़ाइन बना रहे हो तो वहाँ पे कौन जाएगा, वहाँ पे ऑब्वियसली ज़्यादातर मिडिल लेवल उससे थोड़ा सा नीचे वाले बंदे जाते हैं। तो उनको कैसी चीज़ें पसंद आएगी, तो उनको ऐसी चीज़ें पसंद है, तो वैसा हम बनाएंगे डिज़ाइन। तो हर एक चीज़ के लिए आपको स्टडी करना पड़ता है, और स्टडी करने के लिए आपको निश सेलेक्ट करनी पड़ती है। तो इसीलिए डिज़ाइन के अंदर स्पेशलिस्ट आपको मिल जाएंगे कि आपको सलून्स के लिए बनाना है, आपको रेस्टोरेंट के लिए बनाने हैं, आपको सीए के लिए बनाने हैं, आपको रियल एस्टेट के लिए बनाने हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर ऐप के लिए डिज़ाइंस बनाने हैं ना, तो उनकी रिसर्च करनी पड़ती है। इसके अंदर आप
ये कि रिसर्च कैसे होती है। तो इसी की चीज़ आपको आगे आगे समझाएगा कि किस चीज़ को कैसे रिसर्च करी जाती है, ताकि आपको जब कोई ब्रांड मिले तो आपको कैसे रिसर्च करके उसको उसी तरीके से डिज़ाइन देने होते हैं। तो इसमें आप समझोगे पूरा एनालिसिस, रिसर्च प्रोसेस कैसे होता है, काम करते हैं ग्राफिक्स के अंदर, तो इसके अंदर आपको पूरा ग्राफिक्स का बताया जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के बात आती है कि आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए बहुत सारे कोर्सेज है भाई, बहुत सारी स्ट्रीम्स है सॉरी। तो आपको क्या करना है, तो सोशल मीडिया डिज़ाइनर बनना है तो उसके लिए ये ऐसे कोर्सेज करना होता है। अगर आपको यूआई डिज़ाइन बनना है तो उसके लिए ये फंडामेंटल सीखने पड़ते हैं। ठीक है, यूआई डिज़ाइन के लिए भी आपको और इंटरनेट के रिलेटेड चीज़ें बननी है, यूएक्स के लिए आपको ये चीज़ें समझनी होती है। तो ओवरऑल ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए ये आपको एनिमेशन के लिए थोड़े सॉफ्टवेयर चेंज हो जाते हैं, तो इस तरीके से कोर्सेज चेंज होते जाएगी आपके। तो अभी आपको 45 डे के अंदर जो बहुत 2 कोर्स अभी हमारे लॉन्च, आने वाले टाइम में सब कोर्स लॉन्च होंगे, लेकिन अभी के लिए जो 2 कोर्स लॉन्च हुए हैं ये हैं 2 वाले। तो आपको मैं सिंपल सा बता दूं कि अगर आप लोग ये कोर्स करते हो आपको जॉब तो ईजिली मिल जाएगी। ठीक है, 8-10 हज़ार वाली जो कहेंगे ना जॉब, उनमें से आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लोगे भाई। और उसके अलावा आपको ये चीज़ भी इसके अंदर बताई जाएगी आप फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हो, उसका प्रोसेस क्या रहता है, उसके अंदर अर्निंग कैसे रहती है। देखो कोई झूठी ऑफ तो नहीं मैं देता कि आप जैसे डिज़ाइन बनाना शुरू करोगे तो आपको 30-40 डॉलर पर आवर पे काम मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको वो क्लाइंट ढूंढने पड़ते हैं जहाँ से आप इतना पे करें, तो वहाँ वो लोग उन पर विश्वास करते हैं, ट्रस्ट बनता है जब आपको उनको काम दिखाते हैं। तो ऑब्वियसली उसके लिए हमें लो लेवल पहले काम करना पड़ता है ताकि हमारा कुछ डिज़ाइंस हो जाएं, और जब हमारा वो डिज़ाइंस पोर्टफोलियो हो जाए, जब हमारा नाम हो जाए, जो नाम ही चले, तो आपको ऐसे अच्छे डिज़ाइंस मिल जाते हैं। तो ऐसा मुश्किल काम नहीं है, आपको कुछ सीखनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें वो टाइम के साथ आपको आ जाएगी। कुछ लोग बोलेंगे सर हमें इंग्लिश नहीं आती, तो इसमें इंग्लिश की जरूरत होती नहीं है एक्चुअल में ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर, क्योंकि एक्चुअली आपने तो डिज़ाइन के थ्रू ही सब कुछ कम्युनिकेट करना होता है, तो इतनी जरूरत होती नहीं, लेकिन आपको आनी चाहिए। जब आप बोलोगे ना कि सर मुझे 15 से 30 डॉलर वाला क्लाइंट चाहिए जो पर आवर आपको दे, तो उसके लिए उनके साथ डील भी तो करनी होगी ना, तो उनके लिए वो इंग्लिश में ही बोलेंगे डॉलर्स, नहीं तो जहाँ पे तो 200-300 रुपया पर आवर का देते हैं, तो वहाँ पे बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो उनके साथ डील करने के लिए इंग्लिश तो आनी चाहिए। अगर फिर होली पे सर वो सीखें कैसे, तो वो फिर डिज़ाइन बनाते बनाते आपको आ जाती है। जब वो उसकी टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं तो ज़्यादा टफ नहीं होता, वो निश पे काम करते हैं तो आपको टफ नहीं रहता, इतना ईजिली हो जाता है। मैं भी ऐसा ही था, अभी पहले इंग्लिश नहीं आती थी, अभी डील कर लेते हैं ईजिली, सब कुछ इंग्लिश में बात कर रहे होते तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं। तो ऐसा ही होता है भाई, इतना मुश्किल नहीं है। 10 साल में जो एक्सपीरियंस है मेरा वो आपको बताऊंगा, क्लाइंट के साथ कैसे डील करना है, आपको अपने एम्प्लॉयर के साथ कैसे डील करना है, आपको अपने क्लीग के साथ कैसे बना के रखनी है, कैसे डील करना है, तो वो सब चीज़ें आपको बताई जाएगी ताकि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सके। तो ये कोर्सेज फर्स्ट टाइम कोर्सेज है, जो ऑफलाइन कोर्सेज है, ऑनलाइन भी इसका वर्जन निकालेंगे जैसे जैसे हमारे साथ लोग जुड़ते रहेंगे। तो अभी के लिए मैं इतना ही बता रहा हूँ आपको। इसी आधी 1 घंटे की वीडियो के अंदर आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ आपने सीखा है, बहुत कुछ आपको पता चला है, और बहुत कुछ आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप आगे ग्रोथ कर सकते हो। सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच ऑफ राकेश पहला साइन आउट। थैंक्स यू।